तो देखिए ऐसा है कि हमारे देश में मैटर खत्म ही नहीं होते। इधर 4 जून को नीट ने एग्जाम के रिजल्ट अनाउंस करे और पूरे देश में फिर बवाल शुरू हो गया, क्योंकि जिन लोगों ने स्टूडेंट को नंबर दिए थे, शायद वो संदीप माहेश्वरी सर का मोटिवेशन वीडियो देखकर आए थे, उन्होंने उधर से कहा कि कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है, और इधर इन्होंने स्टूडेंट को 718 और 719 नंबर दे दिए। जब एग्जाम के रिजल्ट देखना शुरू करे तो एक्सपर्ट लोगों ने देखा कि यार कुछ कुछ स्टूडेंट को 718 और 719 नंबर आए हैं, जो कि नामुमकिन है, आ ही नहीं सकते। उन्होंने पूछा कि भैया ये क्या करा तुमने, ये कैसे हो सकता है, ये नंबर कैसे दे दिए? तो उन्होंने कहा कि हम ये कर सकते हैं, हमारे पास इसका तरीका है। तो उन्होंने कहा बताओ ऐसे कैसे किया। क्योंकि देखिए कि जब नीट की एंट्रेंस एग्जाम होती है, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं तो वो है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसका फुल फॉर्म होता है जिन लोगों को भी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए होता है, जिनको एमबीबीएस करना होता है, डेंटल कॉलेजेस में जाना होता है, आयुष कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ये एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। और इसी एंट्रेंस एग्जाम को लेकर ये सब बवाल हो रहा है, क्योंकि जब स्टूडेंट को 718 और 719 नंबर दिए गए तो एक्चुअल में ये होता है कि 720 नंबर का जो भी मार्किंग होता है टोटल, अगर कोई स्टूडेंट 100% सही मार्किंग करता है और 100% अगर उसके सारे आंसर सही होते हैं तो उसको मैक्सिमम 720 नंबर आ सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट एक भी आंसर गलत कर देता है या उसका एक भी आंसर गलत होता है तो उसके 4 नंबर तो उस आंसर के जाते हैं, साथ में इसमें माइनस मार्किंग होती है। स्टूडेंट को बाद में 715 या 716 नंबर आ सकते हैं, लेकिन 718 719 कैसे हो सकती है? क्योंकि जब एक रिटर्न एग्जाम होती है तो वहां पर आप ये कह सकते हो कि यार हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी, या इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक थी, या कुछ भी कहकर आप एक दो नंबर काट सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इम्पॉसिबल काम कैसे हो गया? दूसरा, इधर ये मैटर चल ही रहा था और इसके साथ जब टॉपर्स की लिस्ट अनाउंस हुई, ऑल इंडिया रैंक 1 का नंबर आया, तो भैया लोगों ने फोन लगाया डीजे वालों को कि भैया आजा भैया, नंबर 1 पे आया है व्यक्ति। बोले हमने तो वहां की बुकिंग ले रखी है। दूसरे व्यक्ति का फोन आया, तीसरे व्यक्ति का। डीजे वाला परेशान हो गया कि एक ही शहर से इतने सारे लोग AIR 1 कैसे हो सकते हैं, क्योंकि एक ही सेंटर के 6 लोगों को ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी। एक ये बड़ा मैटर हो गया। उसके बाद अगर पूरे देश की करे तो तकरीबन 67 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 720 में से 720 का स्कोर किया है। न्यूज चैनल वाले परेशान हो गए भैया, उन्होंने एक दो एंकरों को रखा था कि भैया 2-3 लोग आएंगे तो तुम लोग रहो, हम लोगों को उनका इंटरव्यू करना है। जब पता चला कि इतने लोग आ गए हैं तो सबकी छुट्टियां कैंसिल करी, बाकी सारे इंपोर्टेंट काम छोड़कर सबको बुलाया गया कि भैया आओ, 67 लोगों की AIR बनाई, सबके इंटरव्यू लेना है आपको। अब नीट वाले इस टेंशन में थे कि ये क्या हो गया है, स्टूडेंट इस टेंशन में थे, न्यूज एंकर टेंशन में थे, हर आदमी टेंशन में थे, गवर्नमेंट भी टेंशन में आ गई कि भैया ये क्या हो गया है। क्योंकि इधर बीजेपी परेशान थी कम सीट आने से, अब नीट में ऑल इंडिया ज्यादा सीट आने की वजह से फिर बीजेपी परेशान हो गई, क्योंकि भैया लोग सरकार पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि नीट एग्जाम जो ऑर्गेनाइज करती है वो NTA ऑर्गेनाइज करती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि भारत के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक कमेटी है जो कि ये सारा काम करती है। 2017 में इसका गठन किया गया था। इससे पहले अलग अलग तरीके से एग्जामें ली जाती थी, लेकिन 2017 में NTA का एक कानून पास किया गया और NTA को बनाया गया जो इस तरीके की एग्जाम ऑर्गेनाइज करती है। लेकिन पेपर लीक की घटनाएं तो सामने आ ही रही थी भैया, ये तक कहा गया कि पेपर के लिए 30-30 और 50-50 लाख रुपए मांगे गए और पेपर लीक हो रहे, और उधर सब तक ये शुरू हो गया। अब सबसे बड़ी बात है कि जब NTA से सवाल किया गया कि ये कैसे हुआ, तो पहला तो उनका एक रीजन था कि कुछ लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। अब ये ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए हैं, तो उन्होंने क्वेश्चन का रेफरेंस दिया कि क्वेश्चन हमने जो दिया था इसका जो एक पुराना NTA की बुक के एडिशन में अलग आंसर है, और 2016 के बाद जो बुक पब्लिश हुई उसमें अलग आंसर है। कुछ लोगों ने पुराने वाले के हिसाब से सही दिया है, कुछ नए के हिसाब से सही टिक किया है, तो इस वजह से उनको हमने ग्रेस मार्क्स दिए। दूसरा, जब उनसे कहा गया कि यार 67 लोगों की ऑल इंडिया रैंक बनाई, ये कैसे हो सकता है, तो उनका ये कहना था कि इस बार ज्यादा लोगों ने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है, ये उन्होंने रीजन दिया कि इसकी वजह से ज्यादा लोगों की ऑल इंडिया रैंक बनाई है। दूसरा, कुछ लोगों को टाइमिंग के ग्रेस नंबर दिए गए हैं, अब उसका कैलकुलेशन किस हिसाब से क्या किस रेफरेंस पे किया है उन्होंने, ये वही बता सकते हैं कि उन्होंने इतने नंबर किस बिहाफ पे दिए हैं। जब ये सारी चीजें हो रही थी तो कुछ लोगों ने पिटीशन डायल करी, और उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और सुप्रीम कोर्ट जब ये मामला पहुंचा तो तकरीबन 1563 ऐसे बच्चे निकल कर आए जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए। भैया सुप्रीम कोर्ट का अब ये कहना है कि इन 1563 बच्चों की एग्जाम दोबारा से कंडक्ट करी जाए, इनके दोबारा से इनसे एग्जाम ली जाए, और जब तक इनकी एग्जाम के परिणाम नहीं आते तब तक कोई भी काउंसलिंग नहीं हो सकती, मतलब किसी को भी तब तक एडमिशन नहीं दिया जा सकता किसी भी कॉलेज के अंदर। अगर इसकी एग्जाम का थोड़ा सा ब्रीफ में करूं तो जो नीट की 2024 की एग्जाम होने वाली थी उसका 9 फरवरी से 16 मार्च के बीच में इन्होंने
कहा कि भैया वो अपने फॉर्म सबमिशन करे। 9 मार्च के बाद इसकी डेट आगे और बढ़ाई गई और 10 अप्रैल तक का मौका दिया कि जिनको करेक्शन करना है या कोई सुधार करना है या आगे फॉर्म भरना है तो 10 अप्रैल तक की डेट बढ़ाई गई और आगे मौका दिया गया। और फाइनली 5 मई को जब नीट की एग्जाम हुई तो तकरीबन 23 लाख से ज्यादा बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट करा और 4 जून को ही नीट के रिजल्ट अनाउंस कर दिए गए और उसके बाद से ये सारा बवाल हो रहा है। देखिए सर, एजुकेशन सिस्टम में जिस तरह से कुछ समय से चीजें चल रही है इसमें बहुत सारे सुधार की जरूरत है, क्योंकि लगातार पेपर लीक होना, एग्जाम्स का डिले होना, बहुत समय तक वैकेंसीज नहीं आना या कोई वैकेंसी आई गई तो उसके पेपर लीक होने की वजह से एग्जाम रद्द हो जाती है, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स का करियर दांव पर लगता है। और इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान होता है ना वो एक गरीब तबके का होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है जो अपना घर छोड़कर सिटियों में कोचिंग क्लासेस के लिए या पढ़ाई करने के लिए या अच्छी एजुकेशन उन्हें मिल सके इसलिए किराए से रहते हैं। उनकी फैमिली कई सारी तकलीफ उठाती है। जब एक बच्चा अपने पिताजी को फोन करता है कि पिताजी 1000 रुपए मुझे बुक के लिए लग रहे हैं, तो वो कैसे जोड़ तोड़ करके कहां से अरेंज करके उसके लिए व्यवस्थाएं करते हैं। और इन सब के बाद अगर इस तरीके की घटनाएं होती है तो ये सबसे बड़ा एक माइनस पॉइंट है। वो सरकार का रूप से समझ ले, आप कानूनी रूप से समझ ले या किसी भी रूप से जिनके ऊपर भी इसको चलाने की जिम्मेदारी है, ये उनका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। कोई बंदा साल भर से, 2 साल से, 3 साल से इस उम्मीद में पढ़ाई कर रहा है कि मैं एंट्रेंस एग्जाम निकालूंगा, मुझे कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा और मैं आगे की पढ़ाई करूंगा, और उसके साथ अगर इस तरीके की घटनाएं होती है, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ, 2020 में भी ये घटना आई थी कि एक जेईई का एग्जाम हुआ था जिसके अंदर नील नक्षत्र दास जिसको 99.8% जिसका स्कोर हुआ था, बाद में ये पता चला कि उसने असल में एग्जाम दी नहीं थी, उसकी जगह एक प्रॉक्सी कैंडिडेट को भेजा गया था और उस प्रॉक्सी कैंडिडेट ने वो एग्जाम दिया था और इसकी वजह से वो इतना बड़ा स्कोर कर गया था। बाद में उन लोगों को पकड़ा, केस वगैरह हुए, वो अपनी जगह है। और ऐसी घटना एक और निकल कर आई थी जहां पर छिंदवाड़ी की लड़की विधि सूर्यवंशी ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि नीट ने जो उसका रिजल्ट घोषित करा था वहां पर उसको 6 नंबर मिले थे। उस लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट करा। सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद परिवार वालों ने कहा कि भैया ओएमआर सीट हमें दिखाई जाए, हम देखना चाहते हैं कि हमारी बेटी को क्या सच में कम नंबर आए थे। तो पता चला कि उसके जो नंबर आए थे वो 590 नंबर उसने स्कोर करे थे। आप सोचकर देखिए कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, एक टेक्निकल मिस्टेक हुई हो या नीट की तरफ से जो भी गलती हुई थी उस गलती की वजह से किसी की जान गई, और इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होने के बावजूद भी अगर कोई सीरियसनेस नहीं आ रही है, कोई जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है, इस तरीके की घटनाएं हो रही है, तो इससे निंदनीय कुछ भी नहीं हो सकता। और देखिए, मेरा तो ये मानना है कि थोड़े स्ट्रॉन्ग कानून होना चाहिए। जो लोग इस तरीके की चीजें कर रहे हैं उनको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। उनको सिर्फ सजा या उनको सिर्फ सस्पेंड करने से काम नहीं हो सकता, उनको आजीवन इस तरीके की सजाएं होना चाहिए कि ताकि वो जिंदगी में कुछ भी इस तरीके की चीजें ना करे। और मैं तो यहाँ तक कहता हूं कि भैया उनके बच्चों को भी ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए जो इस तरीके की चीजें करता है, क्योंकि कई बार जब तक जीवन में खुद पर नहीं बीतती ना तब तक कई बार चीजें समझ नहीं पाते, या लोग समझ जब खुद के साथ उस तरीके की घटनाएं होती है कि यार जो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, अगर वो अपने बच्चे का करियर बिगड़ते हुए देखे तो शायद ये समझ पाए कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं किसी और के बच्चे का जीवन खराब करके। एक और शिकायत है जो मुझे देश के हर व्यक्ति से, हर 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 उस माता पिता से है जिनके बच्चे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, कि जब 2 रुपए आटा महंगा हो जाता है या 100 रुपए गैस पर बढ़ते हैं तो पूरा देश हल्ला मचाना चालू कर देता। आप सब सड़क पर उतर आते हैं उस 2 रुपया आटा महंगा होने की वजह से। लेकिन पिछले कुछ सालों में एजुकेशन कितनी महंगी हो गई है आपने देखा है? स्कूल्स कॉलेजेस की फीस कितनी ज्यादा है आपने जाकर चेक करा है? एक माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कितने कॉम्प्रोमाइज करना पड़ते हैं आपने जाकर देखा है? इसका विरोध कोई भी नहीं कर रहा, उल्टा हमने इसको स्टेटस सिंबल बना लिया है, कंपटीशन का हिस्सा बना लिया है। बड़े गर्व से माँ बाप दूसरों को बताते हैं कि हमारा बच्चा तो फला स्कूल में पढ़ता है और वहां की फीस 10 लाख रुपए है। ये गर्व का विषय नहीं है सर। जिस देश में एजुकेशन की हालत इतनी खराब हो रही है वहां पर ये गर्व का विषय नहीं है कि आपका बच्चा ऐसे स्कूल कॉलेज में पढ़ता है जहाँ की फीस 10 लाख है। और अब एक अगली औरत अपने पति से लड़ रही है इस बात को लेकर कि भैया मेरे बच्चे का भी एडमिशन उसी कॉलेज में होना चाहिए। कॉलेज की फीस 10 लाख है और इसकी सालाना कमाई 5 लाख है। क्या अपने बच्चे को इस स्कूल या कॉलेज में पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता सर। तो एजुकेशन जो सबसे महत्वपूर्ण है, 2 रुपए आटा महंगा होगा, आप 1 रोटी कम खा लेंगे चल जाएगा, लेकिन अगर देश में एजुकेशन नहीं मिलेगी, प्रॉपर लोगों को टीचिंग नहीं होगी, आने वाली जनरेशन एजुकेशन ही नहीं ले पाएगी, तो उस देश का और उस समाज का विकास कैसे हो सकता है आप सोच कर देखिए। तो जिस चीज का हमें प्रॉपर विरोध करना चाहिए शायद हम वो कर नहीं पा रहे, क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे। हमें लग रहा है कि एजुकेशन इतना बड़ा व्यापार हो चुका